स्टार्ट करें। ठीक है, जो डिस्कस करना है क्या है वो संघीय और एकात्मक शासन व्यवस्था। अब शासन व्यवस्था में जो है उनके दो प्रकार के बात कर रहे हैं अभी। एक क्या है संघीय शासन व्यवस्था और दूसरा क्या है एकात्मक शासन की व्यवस्था। ठीक है, बस कॉन्सेप्चुअल है और थोड़ा बस फैक्ट्स है एक्चुअल में। इनके दो बेसिक गुण है, उनको लेकर आगे बढ़ जाना है। तो संघीय शासन की व्यवस्था का मतलब क्या हुआ, इनकी अगर मान लो इसको संघीय शासन की अगर व्यवस्था की बात करें, संघीय या फिर क्या बोलते हैं इनको परिसंघीय, क्या बोलते हैं परिसंघीय, या फिर और क्या बोलते हैं संघात्मक, क्या बोलते हैं संघात्मक। ठीक, तो परिसंघीय या फिर परिसंघीय, संघीय या परिसंघीय या संघात्मक जो शासन की व्यवस्था है, इसमें क्या होता है, इसमें संघ और या फिर उसको ऐसा लिखा जाए, ऐसा कहा जाए कि संविधान द्वारा, इसमें जो है संविधान द्वारा संघ और उसकी इकाई, उसकी इकाई का मतलब क्या हुआ, जिसको राज्य है, संघ या उसके जो इकाई है उनकी शक्ति जो है बटी होती है। ठीक है, मतलब संविधान के द्वारा जो है शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है संघ में और उसके जो क्षेत्रीय इकाई है। अब क्षेत्रीय इकाई हम क्या बोलते हैं, राज्य कहते हैं। तो एग्जैक्टली क्या होगा इसमें, संघ और उसकी जो इकाई है उनके बीच में जो है शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है ये। तो इस प्रकार की शासन की व्यवस्था क्या बोलते हैं, संघीय शासन की व्यवस्था या फिर परिसंघीय शासन की व्यवस्था या फिर संघात्मक शासन की व्यवस्था। समझ रहे हैं ये, इसमें क्या होगा दो इकाई, तो एक क्या हो गया संघ और दूसरी इकाई क्या हो गया इकाई, उसकी इकाई, अब उसको हम राज्य कह सकते हैं। ये उनको हम क्या बोलते हैं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है, ये शक्तियों का विभाजन। ठीक है, तो जैसे कि भारत का जो संविधान है, तो भारत के संविधान में क्या किया गया है, शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, जैसे कि इसमें विशेष रूप से अगर देखें तो इसमें जो है अनुच्छेद 246 है, विशेष रूप से बात करें अगर मान लो इनमें विशेष रूप से बात करें तो इसमें क्या है अनुच्छेद 246 है। तो अनुच्छेद 246 में क्या है हमारे पास में विधायी विषयों का बंटवारा है। ये इसमें जो है विधायी विषयों का बंटवारा है, ये विधायी विषयों का बंटवारा। और विधायी विषयों का बंटवारा का मतलब क्या हुआ, इनमें एक तरफ क्या है संघ सूची है, तीन सूची है ना, इनमें क्या है संघ सूची और दूसरा क्या है राज्य सूची और तीसरा क्या है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो इस प्रकार से अगर देखें तो क्या है, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया और ये तीसरा। तो संघ सूची में कानून कौन बनाएगा, संघ बनाएगा, और राज्य सूची में कौन बनाएंगे, राज्य, और समवर्ती में जो है दोनों बनाएंगे ये। ठीक, इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसे क्या बोलते हैं संघीय या परिसंघीय या फिर जो है संघात्मक व्यवस्था। क्लियर है ये, इसके जस्ट अपोजिट ले रहा हूं मैं, इसके जस्ट अपोजिट ले रहा हूं, वहां है एकात्मक शासन की व्यवस्था। वहां क्या ले रहा हूं मैं, एकात्मक शासन की व्यवस्था। ठीक है, तो जहां जहां पर भी इस प्रकार से, जहां जहां पर जो है इस प्रकार से शक्ति का विभाजन होगा वो क्या कहलाता है संघात्मक व्यवस्था, जहां जहां पर होगा वो। ठीक है, जहां जहां जिन 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 प्रावधानों में लगता है कि शक्ति जो है दो प्रकार से संघ और राज्यों के बीच में विभाजित है, तो वो किसकी विशेषताएं हो जाएंगे, ये परिसंघीय के ये। ठीक है, और दूसरा जो है एकात्मक शासन की व्यवस्था। एकात्मक शासन की व्यवस्था का मतलब क्या होता है, इनमें एक सशक्त केंद्र होता है, ये एक सशक्त या फिर जो है शक्तिशाली केंद्र, एक जो है शक्तिशाली केंद्र, केंद्र का निर्माण किया जाता है। ये इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है शक्ति, इसमें जो है शक्ति शक्ति जो है संघ को अधिक प्राप्त होती है।
संघ को जो है अधिक प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे भारत को हमने क्या किया है, संघ भी है, संघी भी है और साथ में एकात्मक भी है। यही व्यवस्था है ना हमारे पास में। तो ये अगर देखें तो उसमें दोनों मामलों में, गैर वित्तीय मामलों में भी, गैर वित्तीय मामले, तो गैर वित्तीय मामले का मतलब यह है कि कोई विधेयक है, कोई जिनका संबंध धन से नहीं है, उस मामले में भी, और साथ में जो है जो वित्तीय मामले है, साथ में क्या है, जो वित्तीय मामले हैं। वित्तीय मामले का मतलब क्या है, धन विधेयक जैसे है या फिर वित्त विधेयक से संबंधित है, तो ये सब कहां पेश किए जाते हैं, लोकसभा में पेश किए जाते हैं। समझ में आ रहा जो कह रहा हूं मैं, नहीं है? ठीक है, तो स्वाभाविक रूप से क्या होगा कि लोकसभा किसको रिप्रेजेंट करता है, वो भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करता है, जबकि राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करता है, वहां राज्य के लोगों को रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ कि अगर धन विधेयक जो है या फिर वित्त विधेयक जो है अगर लोकसभा में पेश किया जा रहा है, तो लोकसभा किसको रिप्रेजेंट करता है, वो संघ को रिप्रेजेंट कर रहा है, भारत के लोगों को रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, तो शक्ति इस प्रकार से जो है वित्त से संबंधित या धन से संबंधित वो किसके पास में है, संघ के पास में है। या फिर ऐसे जितने भी क्षेत्र, ऐसे जितने भी प्रावधान जो संघ को शक्तिशाली बनाता है। ठीक है, संघ को शक्तिशाली बनाने का मतलब यह है कि राज्य की शक्ति को कम करता है या उनकी शक्ति में, उनके शासन व्यवस्था में इंटरफेयर जहां जहां पर होता है, राष्ट्रपति के द्वारा जो है इस तरफ राज्यपाल की नियुक्ति हो, जब अखिल भारतीय सेवाओं की के माध्यम से जो है राज्यों में शासन व्यवस्था पर नियंत्रण हो, वो समझ में आ रहा है ये। तो इस प्रकार की जितनी भी व्यवस्था है जिसमें शक्ति जो है किसके पास में है, संघ के पास में ज्यादा है, तो ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है, हमारी एकात्मक शासन की व्यवस्था। ठीक है, तो जहां जहां पर जो है शक्ति निश्चय शासन व्यवस्था जो है ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा एक ही साथ में गवर्न होता है, एक ही साथ में गवर्न होता है, वो क्या, किसकी विशेषता होती है, वो एकात्मक शासन की व्यवस्था। तो गैर वित्तीय मामले हो चाहे वहां वित्तीय मामले हो, वित्तीय मामले हो वो, तो इस प्रकार से क्या होती है, एक संघीय व्यवस्था और दूसरा क्या है, परिसंघ, दूसरा क्या है, एकात्मक शासन की व्यवस्था। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं मैं। ठीक, अब इनकी जो है विशेषताएं, अब इनकी जो है विशेषताएं, आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, अब दोनों की विशेषताएं इनकी है, एक साथ ले रहा हूं पेंडल, इसमें मैं इन दोनों की जो है विशेषताएं, तो विशेषताएं में इस तरफ किसकी बात की, पहले मैं दोनों एक साथ ले रहा हूं पैरेलल में। पहला इस तरफ क्या है, संघी का है, एक तरफ क्या है, संघी का है, और इस तरफ नहीं आ पाएगा लगता है ये। ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं इनको, क्योंकि तो लंबा जाएगा इसमें। एक साथ पहले विशेषताएं ले रहा हूं मैं किसकी, संघी शासन व्यवस्था की। तो पहले ले रहा हूं इसमें संघीय संघीय शासन व्यवस्था की विशेषता है। ठीक है, तो पहला जो है इनका ये, इनकी जो पहला विशेषता है यहां जो है इसमें कि जो इसमें द्वैत शासन पद्धति होती है, इसमें क्या होता है, द्वैत, द्वैत द्वैत राज पद्धति कहा जाए इनको। वो द्वैत राज पद्धति का मतलब क्या होता है कि केंद्र के स्तर में और साथ में क्या है, राज्य के स्तर में, केंद्र के स्तर में शासन की व्यवस्था और राज्य के स्तर में शासन की व्यवस्था, मतलब संघ के स्तर में भी और साथ में क्या है, राज्य के स्तर में। ठीक है, दोनों स्तर में जो है इसमें उनकी शासन व्यवस्था होती है, शासन व्यवस्था होती है। ठीक है, यहां पर क्या है, राज्य के स्तर में भी क्या है, उनकी शासन व्यवस्था, तो इसलिए क्या बोलते हैं इनको, द्वैत राज पद्धति। ठीक है, पहली विशेषता है ये। उसके बाद दूसरी अगर बात करें इनमें, तो दूसरी बात इनमें क्या है कि इस प्रकार से शक्ति के विभाजन जो है बहुत लिखित और कठोर संविधान का होना। इसमें क्या चाहिए, लिखित और कठोर संविधान, क्योंकि शक्ति का विभाजन स्पष्ट रूप से किसमें किया जाना चाहिए, संविधान के द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, तब जाकर के जो क्या है उसमें वो स्पष्ट रहेगा। ठीक है, किसी की शक्ति का कोई जो है किसी शक्ति में जो है उसमें किसी प्रकार से जो है कि अस्पष्टता नहीं रहेगा। ठीक है, तब जब संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हो वो। ठीक है, तो लिखित संविधान, लिखित और
कठोर संविधान होता है। किसमें? संविधान जिसमें संघात्मक शासन की व्यवस्था में लिखित और कठोर संविधान का होना। ठीक है, ये दूसरी बातें हो गई है। वैसे जो है तीसरी बातें ये, इसमें स्पष्ट रूप से शक्तियों का विभाजन होता है। ये इनमें स्पष्ट रूप से शक्तियों का विभाजन होता है। ये स्पष्ट रूप से शक्तियों का इसमें विभाजन होता है। शक्ति विभाजन का मतलब क्या हुआ? शक्ति विभाजन का मतलब क्या हुआ कि एक संघ और दूसरा जो है राज्य। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 में, इसमें अनुच्छेद 246 में जो विधायी विषय है उनका बंटवारा कर दिया गया है। अनुच्छेद 246 में क्या है? जो विधायी विषय है, विधायी विषयों का इसमें क्या है? बंटवारा है। बंटवारा का मतलब क्या हुआ कि संघ सूची है, इसमें क्या है? संघ सूची है, और वैसी क्या है? राज्य सूची है। तो संघ सूची में जो विषय है उस विषय पर कानून कौन बनाएगा? संघ बनाएगा। ठीक है, इस पर जो है संघ को कानून बनाने का अधिकार, और दूसरी तरफ राज्य सूची में कौन है? राज्य को कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार। तो इस प्रकार से क्या हुआ? शक्ति जो है स्पष्ट रूप से बांट दिया गया है। तो संघ सूची हो गया और राज्य सूची का। क्लियर है यहां तक ये? ठीक है, उसके बाद फिर आगे देखिए इसमें, तो वहां होता है संविधान की सर्वोच्चता होती है इसमें। ये संघ और राज्य जो है वो अधीनस्थ है किसके? संविधान के। तो इसमें एग्जैक्टली क्या होता है? संविधान की सर्वोच्चता होती है। संविधान सर्वोच्च होता है, संविधान सर्वोच्च होता है, संविधान सर्वोच्च होता है, और संविधान के द्वारा जो है संघ और राज्य जो है उनकी स्थापना होती है। तो इस प्रकार से संविधान क्या है? सर्वोच्च है। संविधान अगर सर्वोच्च है तो स्वाभाविक है इसमें जो केंद्र है और राज्य की जो सरकार होगी, केंद्र और राज्य की जो सरकार होगी वो उस संविधान के अनुसार ही उस व्यवस्था से बंधे रहेंगे। ठीक इस प्रकार से क्या होती है? संविधान इसमें सर्वोच्च होती है। ठीक है, वैसी जो है चौथी विशेषता है, चौथी विशेषता जो है, चौथी हुआ कितना? 1 2 3 4 और ये पांचवी विशेषता है। ठीक है, पांचवी। तो पांचवी विशेषता इसमें क्या होता है कि जो संविधान है, एक तो मैंने बता चुका हूं उधर लिखित और क्या होता है? कठोर संविधान होता है। इसमें जो है द्विसदनीय व्यवस्था होती है। इसमें क्या होती है? द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब क्या हुआ कि जो संसद है या विधायिका जो है वो 2 सदनी होगा। संसद या विधायिका क्या होगा? 2 सदनी होगा। संसद या विधायिका 2 सदनी मतलब क्या हुआ? संसद या फिर जिनको हम कहते हैं जो हमारी विधायिका है, इसमें क्या होते हैं? 2 सदन होते हैं। उसमें क्या है? 2 सदन होते हैं। 2 सदन होते हैं। अब 2 सदन का मतलब कौन कौन सा हो गया? जैसे कि इसमें स्पेशल रूप से मतलब क्या है? एक राज्यसभा है, एक क्या है? राज्यसभा। और राज्यसभा क्या है? ये उच्च सदन है। ये क्या है? उच्च सदन है। तो ये राज्य के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। ये राज्य के लोगों को ये प्रस्तुत करता है। ये फिर उसको ऐसा कहा जाए राज्य के प्रतिनिधि है। ये एग्जैक्टली क्या है? राज्य के प्रतिनिधि है। इसीलिए जो है राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है ना सदस्यों का, वो कहां से होता है? विधानमंडल से होता है। ये राज्य में विधानसभा से होता है। ये यही होता है ना एक्चुअल में, ये राज्यसभा में। ठीक है, जबकि जो है लोकसभा जो है ये, जबकि जो है लोकसभा, तो लोकसभा में जो सदस्य होते हैं वो भारत के प्रतिनिधि होते हैं। वो क्या होते हैं? भारत के प्रतिनिधि होते हैं। समझ में आ रहा है जो करूं ना ये? तो भारत के जो राज्य क्षेत्र है उसमें जो है, जो उसमें जो लोग रहते हैं उनका प्रतिनिधि कौन होता है? लोकसभा। इस प्रकार से क्या हुआ? एक उच्च सदन और दूसरा जो लोकसभा है वो क्या है?
निम्न सदन है। ये क्या है? निम्न सदन। ठीक, निम्न सदन। इस प्रकार से क्या होता है? द्विसदनीय व्यवस्था होती है। किसमें? संघीय शासन की व्यवस्था में। क्लियर है यहां तक ये? ठीक, आगे बढ़ जाऊं मैं? हो गया? तो जल्दी करो। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ? द्वैत राज पद्धति है, लिखित और कठोर संविधान है, स्पष्ट रूप शक्तियों का विभाजन है, संविधान की सर्वोच्चता है, और द्विसदनीय जो है व्यवस्था है, जिनमें राज्यसभा राज्य को रिप्रेजेंट करता है और लोकसभा जो है भारत की लोगों को रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक, इस प्रकार से ये कितना हो गया? 5 विशेषता। ऐसी जो है कुछ और विशेषता, वैसी और क्या है? कुछ विशेषता। एक सबसे महत्वपूर्ण, जिसको मैं लास्ट में ले रहा हूं इस तरफ, वहां क्या है? वहां क्या है इसमें? स्वतंत्र न्यायपालिका। इनमें क्या होता है? ये कितना नंबर था? हाँ, स्वतंत्र स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका जो संघीय व्यवस्था होगा वहां पर अनिवार्य रूप से जो है स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। इसीलिए होनी चाहिए क्योंकि संघ और राज्य के बीच में यदि मान लो किसी प्रकार से विवाद होता है, शक्ति को लेकर के या फिर अधिकार क्षेत्र को लेकर के, संघ या राज्यों के बीच अगर किसी प्रकार से विवाद होता है तो उस विवाद के समाधान के लिए एक स्वतंत्र जो है न्यायालय होना अनिवार्य है। एक स्वतंत्र न्यायालय का होना अनिवार्य है। इसी वजह से जो है जो संघीय व्यवस्था है उसमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका जो है अनिवार्य होता है। तो भारत में भी इस प्रकार की क्या है? हमारी ये स्वतंत्र न्यायपालिका है, जिनमें जिनमें तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका जो है अनिवार्य रूप से क्या करता है? ये संघ और राज्यों के मध्य हुए विवादों का समाधान करता है। ये विवादों का समाधान करता है ये। ठीक, इस प्रकार से क्या होता है? ये संघीय शासन की व्यवस्था में जो है इस प्रकार की विशेषताएं होती है। ये क्या बताया मैंने भी? संघीय शासन की व्यवस्था है। क्या क्या है इसमें? द्वैत राज पद्धति है, और क्या है? लिखित संविधान है, और क्या है? शक्तियों का विभाजन है, और क्या है? संविधान की सर्वोच्चता है, और क्या है? कठोर संविधान है, और क्या है? द्विसंधीय व्यवस्था है, और क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका है ये। ठीक, ये क्या हुआ? संघीय शासन की व्यवस्था। ठीक है, अब उसके बाद में दूसरी जो बातें कर रहा हूं, अब मैं आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, दूसरी जो बातें कर रहा हूं वहां क्या है? एकात्मक शासन की व्यवस्था। वहां क्या है? एकात्मक शासन की व्यवस्था। तो इसकी एकात्मक शासन की व्यवस्था की विशेषताएं, उनकी विशेषताएं। ठीक है, मतलब कौन कौन सी विशेषता है जो किसमें होती है? एकात्मक शासन की व्यवस्था में होती है। ठीक है, तो एकात्मक शासन की व्यवस्था में जो है ऐसे बहुत सी विशेषताएं और एग्जाम में यही पूछता है। तो उसमें क्वेश्चन क्या पूछता है? निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित पर विचार करें। ठीक है, और 1 2 3 ऐसे दे दिए रहेगा। उसमें जो है उसमें विधायी शक्तियों का विभाजन, 7वीं अनुसूची, समझा रहे हैं? या फिर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल का जो है नियुक्त किया जाना। अब पूछेंगे इसमें उपर्युक्त में से कौन जो है संघीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं और कौन जो है एकात्मक की विशेषताएं हैं। प्रश्न ऐसे पूछते हैं ये, समझा रहे नहीं? ये ठीक है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं एकात्मक शासन की व्यवस्था। अब इसी एकात्मक शासन की व्यवस्था को क्या बोलते हैं? एकक शासन, एकक, या फिर जो है एकीकृत। एकक या फिर क्या बोलते हैं इनको? एकीकृत। एकक या फिर क्या बोलते हैं? एकीकृत, या फिर और एक शब्द यूज करते हैं इसके लिए, एकात्मक। जो शब्द यूज कर रहा हूं एक साथ में, एकात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है,
इस प्रकार का होता है ये। मतलब इसमें एग्जैक्टली क्या है कि शक्ति जो है केंद्र में निहित होती है। ठीक है, तो इसकी कई विशेषताएं हैं, जिनमें से पहली विशेषता, जिनमें से क्या है ये पहली विशेषता, तो पहली विशेषता क्या होता है, इसमें एक सशक्त केंद्र की स्थापना होती है। इसमें क्या होता है, एक सशक्त केंद्र। एक सशक्त केंद्र का मतलब क्या होता है, शक्ति जो है सर्वाधिक मात्रा में किसके पास में होगी, केंद्र के पास में होगी। तो इसमें स्वाभाविक रूप से दोनों प्रकार की, गैर वित्तीय, गैर वित्तीय और साथ में क्या है वित्तीय, वित्तीय मामले। ठीक है, गैर वित्तीय और साथ में क्या है वित्तीय, दोनों। इसीलिए जो है, इसीलिए संविधान के अनुच्छेद 109 में, 109 में जो धन विधेयक होता है, ये धन विधेयक जो है यहां केवल, यहां जो है लोकसभा में, लोकसभा में जो है पहली बार प्रस्तुत करते हैं। लोकसभा में पहली बार प्रस्तुत करते हैं, राज्यसभा में नहीं। पहली बार लोकसभा में पहली बार प्रस्तुत करते हैं ये, उनको हम राज्यसभा में नहीं करते हैं। कारण, कारण हमारे पास क्या है, हमने केंद्र को शक्तिशाली बनाए हैं। ठीक है, केंद्र को हमने शक्तिशाली बनाए हैं। अब इसमें जैसे बताया मैंने कि सशक्त केंद्र है, सशक्त केंद्र है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो विभाजन किया गया शक्ति का, शक्ति का विभाजन किया गया है, जो विधायी विषयों का जो जो बंटवारा है, विधायी विषयों का जो बंटवारा है, ठीक है, और वो किसमें किया गया है, संविधान के अनुच्छेद, इसमें जो किया गया है संविधान के अनुच्छेद 246 में, इसमें है अनुच्छेद 246, और अनुच्छेद 246 में क्या है, 3 सूची है। इसमें क्या है, 3 सूची, जिनमें पहला सूची क्या है, संघ सूची है। पहला सूची क्या है, संघ सूची है। और संघ सूची में अभी वर्तमान में जो है इसमें 90, वर्तमान में इसमें कितना है 98, ये उनकी क्या है, मतलब इतने विषय है, ये उनमें क्या है, इतने विषय है। उसके बाद दूसरी सूची, मतलब मेन समझना एक्चुअल में ये है, ये इंपॉर्टेंट ये नहीं है एक्चुअल में, ऐसे देखे तो वो मेन इंपॉर्टेंट है कि संघ सूची में जो है जो विषय है वो ज्यादा है। ठीक है, जबकि दूसरी कौन सी है, राज्य सूची। दूसरी कौन सी है, राज्य सूची। राज्य सूची में कितना है, 59, 66, 59, अभी वर्तमान में कितना है 59 है ये। पहले जो है 67 हुआ करते थे, मगर अभी कितना है 59 है ये। ठीक है, और वैसे जो है तीसरी सूची कौन सी है, समवर्ती सूची। तीसरा कौन सा है, समवर्ती, और समवर्ती में जो है वर्तमान में कितना है 52। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है 3 सूची हुआ। अब इसमें अगर ऐसी भी देखे तो संघ सूची में जो संख्या है वो क्या है, ज्यादा है। संघ सूची में जो संख्या है क्या है, वैसी भी ज्यादा है। ये समझ में आ रहा है ये। तो इस प्रकार से क्या है कि इस प्रकार से शक्ति जो है किसके तरफ ज्यादा है, संघ की तरफ में है ये। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि हमने जो है एक शक्तिशाली संघ बनाए हुए हैं। क्लियर है यहां तक ये पहली बात है ये। उसके बाद दूसरी बातें ले रहा हूं मैं ये, उसके बाद क्या है दूसरी बातें ले रहा हूं मैं ये। हो गया था ये, ठीक है। इसमें दूसरी बातें ले रहा हूं मैं। दूसरी बातें जो है इसमें राज्य जो है नश्वर होता है। ये राज्य क्या होता है, नश्वर होता है, और संघ जो है अनश्वर होता है ये। ठीक है, मतलब इसमें एग्जैक्टली क्या होता है कि जो राज्य है, इसमें अगर देखा जाए, इसमें अगर देखा जाए तो राज्य, राज्य क्या होता है, अनश्वर नहीं होता, नहीं अनश्वर नहीं होता, उल्टा लिख रहा हूं मैं, राज्य अनश्वर नहीं होता। और इसमें जो संघ है, रुको रुको, राज्य अनश्वर
नहीं होता, ये भी ठीक है। और संघ संघ जो है नश्वर नश्वर नहीं होता। दोनों एक साथ दे रहा हूं ना, ठीक है। तो राज्य अनस्वर नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में ये कि राज्य नश्वर है। इसका मतलब क्या हुआ, राज्य नश्वर है, ये यही हुआ ना। राज्य अनस्वर नहीं होता मतलब इनका जो है उनको नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो राज्य अनस्वर है, इसका मतलब सामने कर सकते हैं इनको, राज्य विनाशी है। राज्य क्या होता है, विनाशी है, इनको नष्ट किया जा सकता है ये, ठीक है। जबकि संघ जो है वो नश्वर नहीं होता, इसका मतलब यहां क्या है, अनश्वर है ये, ठीक है। अनश्वर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये अविनाशी है। ये क्या है, अविनाशी है, ठीक है। क्या है, अविनाशी है। तो इस प्रकार से क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसीलिए जो है इनको, इसीलिए भारत को जो है, भारत संघ को जो है अविनाशी नहीं, विनाशी राज्यों का, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहते हैं, अविनाशी संघ कहते हैं ये। क्लियर है, यहाँ तक ये हो गया उनकी दूसरी विशेषता ये, ठीक है। वैसी जो है तीसरी जो बातें होती है इनमें, ये तीसरी जो बातें होती है वहां होता है इनमें एकल संविधान, वहां होता है एकल संविधान। एकल संविधान का मतलब क्या हुआ कि राज्यों का संविधान नहीं होगा, इसमें जो संविधान होगा केवल और केवल किसका होगा, हमारा जैसे कि संघ का, इन सेंस क्या है, भारत का संविधान। अब उसी भारत के संविधान में जो है राज्य के संविधान का भी हिस्सा बना दिया जाता है। एक ही संविधान, एकल संविधान का मतलब यह हुआ कि इसमें भारत का संविधान है, जैसे कि इसमें क्या होगा, संघ का, इनमें जो है केवल, इसमें केवल अगर देखा जाए तो इसमें जो है संघ का, राज्यों का संविधान नहीं होगा इसमें जो है राज्यों का अलग संविधान, अलग संविधान इसमें नहीं होगा, ठीक है। इसमें अलग संविधान नहीं होगा। संघ के संविधान में, संघ या फिर जो इनको सामान्य समझने के लिए भारत के जो संविधान में, भारत के संविधान में, संघ के संविधान में, उसको सामान्य ऐसे लिख देता हूं मैं, संघ के संविधान में राज्यों के संविधान को प्रधान, राज्यों के संविधान को शामिल कर लिया जाता है, राज्यों के संविधान को सम्मिलित किया जाता है, ये सम्मिलित कर लेते हैं ये, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसमें एकल संविधान होता है ये, इस प्रकार से क्या होता है, एकल संविधान होता है। समझ में आ रहा है ये। जैसे कि भारत का जो संविधान है, तो भारत में क्या है, एक ही प्रकार का संविधान है ना, जिनमें केंद्र का भी संविधान है और राज्यों का भी संविधान है। जैसे कि इसकी एग्जांपल से ले सकते हैं, भारत में क्या है, एकल संविधान। तो भारत का जो संविधान है, तो भारत के संविधान में किसका है, इसमें संघ का भी संविधान है और साथ में क्या है, राज्यों का भी संविधान है। संघ का भी है और साथ में क्या है, राज्यों का भी संविधान है ये, ठीक है। इस प्रकार से ये, अब उसके बाद फिर आगे जो है, ये क्या हुआ, एकल संविधान की व्यवस्था हो गया। उसके बाद दूसरी जो बातें इनमें है, इसके बाद दूसरी जो बातें हैं, आगे बढ़ जाऊं मैं, हो गया, ठीक है। क्या क्या बताया मैंने इसमें, पहला क्या है, उधर पहले क्या लिया मैंने इसमें कि सशक्त केंद्र, वही लिया ना। फिर इसमें क्या है, राज्य अनस्वर नहीं होता है, संघ नस्वर नहीं होता है, ठीक है। फिर क्या लिया मैंने, एकल संविधान, मतलब संविधान जो होगा वो किसका होगा, भारत का संविधान होगा, और उसी में जो है संघ का भी और साथ में जो है राज्यों का भी है,
दोनों का जो है संविधान उसमें सम्मिलित होता है ये। ठीक, आगे बढ़ जाऊं मैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो है चौथी बातें ले रहा हूं मैं इसमें, ये इसमें ले रहा हूं मैं चौथी बातें। इसमें जो संविधान में संशोधन लचीला होता है, ये इसमें क्या होता है, संविधान जो है लचीलापन होता है। संविधान जो है, संविधान या फिर लचीला संविधान होता है, कठोर संविधान नहीं होता। इसमें लचीला संविधान होता है। ठीक है, लचीला संविधान होता है, कठोर संविधान नहीं होता। कठोर संविधान नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि लचीला संविधान है, इसका मतलब यह हुआ कि संविधान जो है ये कठोर संविधान नहीं होता। कठोर संविधान नहीं होता। ठीक है, इसमें संघ जो है मतलब केंद्र जो है आसानी से संविधान में बदलाव कर सकता है। जैसे वर्तमान व्यवस्था है भारत में, बहुत सारे मैक्सिमम प्रावधानों को हम क्या है आसानी से बदल सकते हैं। कुछ ही मामले हैं जिसको हम जो है राज्यों की सहमति आवश्यक होता है, कल डिस्कस किए थे ऑलरेडी इसमें। ठीक, तो इस प्रकार से क्या होता है कि लचीला संविधान होता है ये। ठीक है, इसके साथ साथ जो है इसमें तीसरी जो नेक्स्ट बातें जो है वहां क्या है, पांचवा बात, इसमें जो है जो राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वह जो है समान नहीं होता है। ये राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होता है वो समान नहीं होता है। अब समझो उनको, वो जैसे क्या बात कर रहा हूं मैं, राज्यों का प्रतिनिधित्व समान नहीं होता। राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधित्व यहां समान नहीं होता। समान नहीं होता मतलब क्या हुआ, जैसे कि जो हमारी जो संसद है ये, तो इस संसद में जो है, संसद में राष्ट्रपति और इस तरफ साथ में क्या है, राज्यसभा भी है। ठीक है, और दूसरा क्या है, लोकसभा है। दूसरा क्या है, लोकसभा। तो संसद में क्या क्या है, राष्ट्रपति और साथ में राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, तो ये राज्यसभा एक्चुअल में क्या है, ये राज्य को रिप्रेजेंट करता है, ये राज्यों को प्रस्तुत करता है, राज्यों को ये प्रस्तुत करता है ये। और ये लोकसभा किसको प्रस्तुत करता है, ये भारत के जनता के प्रतिनिधि है, भारत के जनता के प्रतिनिधि है। ठीक है, इस प्रकार से ये, तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, राज्य के प्रतिनिधित्व समान नहीं होता। तो राज्य के प्रतिनिधित्व मतलब क्या हुआ कि हम राज्यसभा में, इसमें राज्यसभा में राज्यों से जो प्रतिनिधि भेजते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। राज्यसभा में राज्यों से, राज्यसभा में जो प्रतिनिधि होते हैं, राज्यसभा में जो प्रतिनिधि होते हैं, राज्यसभा प्रतिनिधि जो है अलग 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 होते हैं। ठीक है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में जो है देखा जाए अगर मान लो, तो छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ से जो है राज्यसभा में कितना सीट है, छत्तीसगढ़ से कितना है, 5। जबकि अगर यही अगर उत्तर प्रदेश से अगर देखें मान लो, तो उत्तर प्रदेश से कितना है, 31। ठीक है, समझ रहा नहीं ये, तो एग्जैक्टली इसका आधार क्या होता है, ये आधार क्या होता है, ये जनसंख्या के आधार पर होता है ये। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर, और जनसंख्या के आधार पर संविधान में क्या भी निश्चित कर दिया गया है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, ये राज्यों का प्रतिनिधित्व क्या इसमें समान नहीं होता। ठीक, ये किसकी बात कर रहे हैं, एकात्मक शासन की व्यवस्था, उनकी विशेषताओं की बात कर रहा हूं मैं ये। ठीक है, इनके बाद फिर जो है इसमें और जो है इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ जाऊं मैं, हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है छठवां, सात, पांचवा, छठवां नंबर ना,
इसमें क्या है, छठवां नंबर। ठीक है, जो एकात्मक जो शासन की व्यवस्था होती है उनमें आपातकाल की व्यवस्था, उनमें क्या है, आपातकाल की व्यवस्था। ये आपातकाल की जो व्यवस्था है, आपातकाल की जो व्यवस्था है संविधान में, ठीक है, भारत के संविधान में जो आपातकाल की जो व्यवस्था है, ये एक्चुअल में क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। ये क्या है, एकात्मक शासन की व्यवस्था। एकात्मक शासन, आपातकाल का मतलब कौन कौन सा आपातकाल, तीन प्रकार के आपातकाल। ठीक है, तीन प्रकार के आपातकाल का मतलब कौन कौन सा हो गया, एक राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, अनुच्छेद 352, और दूसरा क्या है, राष्ट्रपति शासन। दूसरा क्या है, राष्ट्रपति शासन। कौन सा है, कौन सा है, अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद है, अरे पहले बताया हुआ है ये, अनुच्छेद 356 है। ठीक है, इसको कई बार डिस्कस कर चुका मैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है, वित्तीय आपातकाल। तीसरा कौन सा है, वित्तीय आपातकाल। ये कौन सा है, 360। ठीक है, तो इस तीनों आपात की स्थिति में, आपात की स्थिति में, आपात की स्थिति में राज्यों की जो शक्ति है, राज्यों की शक्ति वहां किसमें निहित हो जाती है, संघ में। राज्यों की शक्ति जो है, राज्यों की शक्ति का प्रयोग संघ के द्वारा, संघ द्वारा किया जाता है। ये तो एक प्रकार से एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि राज्य की शक्ति जो है किसमें निहित हो गया, संघ में ही है। ठीक है, उसके बाद सातवां विशेषता ये, नेक्स्ट क्या है, सातवां। सातवां जैसे किसमें और क्या होता है, एकल नागरिकता। जैसे क्या है, एकल नागरिकता। तो भारत में किस प्रकार की है, केवल हम भारत की ही नागरिक है। भारत में क्या है, एकल नागरिकता है ये। तो हम केवल और केवल किसके नागरिक है, भारत के नागरिक है ये। ठीक है, तो जितनी क्या है, हम भारत के नागरिक है, हम भारत के नागरिक है, ना कि जो है, भारत के नागरिक है, नागरिक है, ना कि राज्यों के नागरिक, ना कि जो है राज्यों के नागरिक। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो गया, एकल नागरिकता। वैसे जो है एकीकृत न्यायपालिका, वैसे क्या है, एकीकृत, वैसे क्या है, एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका का मतलब क्या हुआ, जो न्यायालय है वो इस प्रकार की है, वह न्यायालय कैसी है, इस प्रकार की। तो यहां पर क्या है, सबसे ऊपर टॉप में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, टॉप में क्या है, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद यहां पर क्या है, हाई कोर्ट है, और सबसे नीचे क्या है, अधीनस्थ न्यायालय है। यहां पर क्या है, अधीनस्थ न्यायालय है ये। समझा रहे ना ये। और इसमें अगर देखिए तो एक्चुअल में क्या है, ये कैसा है कि सबसे ऊपर में जो है कौन, सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे कौन है, उच्च न्यायालय, उसके फिर नीचे कौन है, ये अधीनस्थ न्यायालय। समझा रहा ना ये। तो इस प्रकार की व्यवस्था क्या बोलते हैं, तो एक ये क्या होती है, एकीकृत न्यायपालिका। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये प्रकार क्या हो गया, ये एकात्मक शासन की व्यवस्था की विशेषता। ठीक है, वैसे ही आगे आगे हो जाऊं। ठीक है, 9वां नंबर में क्या है, नाइन्थ। इसमें क्या होता है कि जो अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, तो भारत में जो है संविधान में क्या है, अखिल भारतीय
अखिल भारतीय सेवाएं, ये जो प्रावधान है संविधान में, ये भी क्या है, एकात्मक शासन की व्यवस्था है। ठीक है, और इसमें एग्जैक्टली कौन कौन होते हैं कि इसमें होता क्या है एक्चुअल में कि इनकी नियुक्ति जो है, इनकी नियुक्ति केंद्र द्वारा होती है। नियुक्ति जो है केंद्र द्वारा होती है और इनकी सेवाएं जो है, इनकी सेवाएं जो है केंद्र और साथ में राज्य, ये दोनों को देते हैं, दोनों को देते हैं ये। ठीक है, इस प्रकार से ये तो नियुक्ति किसने किया, केंद्र में, और कहां पर सेवा के लिए भेज दिया, राज्य में। ये तो ये भी जो है एक तरह से जो है एकात्मक शासन की व्यवस्था की विशेषता होती है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन होते हैं, जैसे कि आईएएस है, ठीक है, आईपीएस है, आईआरएस, ठीक है, ऐसे और बहुत सारे यूनिवर्स है। ये सब क्या होता है, अखिल भारतीय सेवाएं। वैसे जो है तो एकीकृत लेखा जांच जो जो व्यवस्था है हमारी, एकीकृत लेखा जांच व्यवस्था, एकीकृत लेखा जांच व्यवस्था का मतलब क्या हुआ, जैसे कि भारत में भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक है वहां दो प्रकार से काम करता है। वहां संघ के खातों का भी जांच करता है, संघ के खातों का, और राज्यों के खातों का जांच करता है। ये समझ आ रहा है ना, ये कौन, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। भारत का जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो संघ का भी और साथ में राज्यों का भी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, ये एकीकृत जो लेखा जांच मशीनरीज है वो इस प्रकार से काम करता है, जिसमें प्रावधान किसमें है, इसके लिए प्रावधान किसमें है, अनुच्छेद 148 से जो है कहां तक है, अनुच्छेद 151 तक इसमें प्रावधान है ये। ठीक है, इसमें प्रावधान है ये। इसके बाद फिर दूसरा जो है, इसमें आगे बढ़ जाऊं, थोड़ा सा और है 11। ठीक है, इसमें कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार, राष्ट्रीय हित में ऐसा कहा जाए इनको, तो उसको ऐसा भी कहा जा सकता है, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की संघ की शक्ति, कहने की संघ की शक्ति। तो कुछ कुछ परिस्थितियां हैं जहां पर जो है संघ कानून बना सकते हैं राज्य सूची के विषय पर, जैसे कि जो है इसमें अनुच्छेद 249 249, इसमें यदि मान लो राज्यसभा ने, इसमें यदि मान लो राज्यसभा ने अगर मान लो राष्ट्रीय हित का घोषित कर दिया, राष्ट्रीय हित के आधार पर, तो राज्यसभा अगर उस विषय को राष्ट्रीय हित अगर घोषित कर दिया तो उस समय संसद कानून बना सकता है। संसद कानून, संसद मतलब संघ, ऐसा कह दिया उनको थोड़ा आसानी से, संघ द्वारा कानून बनाए जाते हैं, बनाए जा सकते हैं ये। ठीक है, तो इस प्रकार से जितनी व्यवस्था है ये सब मैं किसकी विशेषता बता रहा हूं मैं, ये सब क्या है, एकात्मक शासन की व्यवस्था है ये। क्लियर यहां तक ये, ठीक है, हो गया। कौन सा, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की संघ की शक्ति, ये संघ की शक्ति।
ठीक है। और अनुच्छेद कौन सा बताया मैंने एग्जाम्पल? अनुच्छेद 249 का, जिनमें क्या है कि राज्यसभा जो है राष्ट्रीय जो हित के आधार पर राष्ट्रीय हित को घोषित कर देते हैं, तो फिर उसको कानून को बनाते हैं, संघ बना सकता है ये। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, उस हाँ, राज्यसभा घोषित करेगा ये। अखिल भारतीय अगर सेवाओं घोषित करना है तो भी उसमें कौन करता है? राज्यसभा करता है। और वैसे ही राष्ट्रीय हित का भी घोषित करना है तो भी कौन है? राज्यसभा करता है ये। राज्यसभा का महत्व इसीलिए यहां पर है ये। तो राज्यसभा राज्यों को रिप्रेजेंट करता है ना, राज्यसभा राज्यों को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए ऐसा व्यवस्था है ये। ठीक है, समझाया ना ये? अब एक और बच गया इसमें, कुछ कुछ चीज और क्या है इसमें, तो और आगे इसमें 11 हो गया। उसके बाद फिर आगे जो है इसको पूरे रट्टे मार लेंगे, एग्जाम में लगातार पूछ ही रहा है ये। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति या फिर संघ, संघ द्वारा, संघ द्वारा का मतलब क्या हुआ? राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है? राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति। तो ये भी किसकी विशेषता है? एकात्मक शासन की व्यवस्था की विशेषता है ये। ठीक है, जानते हैं राज्यपाल की नियुक्ति होता है किसके द्वारा? भारत के, हाँ, भारत के राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है, किसके? भारत के राष्ट्राध्यक्ष। तो किस भारत के? भारत जो राज्यों का संघ है, भारत जो क्या है? राज्यों का संघ है। और ये संघ का जो राज्य क्षेत्र है, इनका जो राज्य क्षेत्र है वो कौन कौन सा है? राज्यों के राज्य क्षेत्र। ठीक है, और दूसरा क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। इसीलिए जो है राष्ट्रपति को जो है दोनों क्षेत्रों पर, संघ पर भी शासन करने का अधिकार और राज्यों पर भी शासन करने का अधिकार होता है ये। ठीक है, इसीलिए जो है संघ के द्वारा, इनसे राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की राज्यों में नियुक्ति होती है। समझ में आया जो कह रहा हूं मैं ये? ठीक, इस तरह से ये तो राज्य के क्षेत्र और राज्य में क्या है? संघ के राज्य क्षेत्र है ये। इसीलिए जो है क्या होता है? राष्ट्राध्यक्ष के रूप में भारत में जो है राज्यों का जो संघ है, तो राज्यों का संघ का मतलब क्या है? राज्य का जो क्षेत्र, संघ का जो क्षेत्र राज्य क्षेत्र है, वो राज्य के राज्य क्षेत्र और संघ के राज्य क्षेत्र दोनों होते हैं ये। ठीक है, उसके बाद फिर जो है थोड़ी सी और बच गई इसमें, दो और है, दो और है इसमें। एकीकृत निर्वाचन की मशीनरी 12 13, इसमें क्या है? एकीकृत निर्वाचन की मशीनरी, की मशीनरी मतलब क्या क्या है इसमें? मतलब क्या हुआ कि संघ में जो है जो चुनाव होने हैं, संघ में कौन कौन? राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, लोक राज्यसभा हो चाहे राज्य लोकसभा हो, राज्यसभा, लोकसभा, और साथ में क्या है? और भी है, और विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, इन सबका चुनाव कौन करवाता है? इन सबका चुनाव कौन करवाता है? चुनाव आयोग। इन सबका चुनाव जैसे निर्वाचन, इनका निर्वाचन कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, जैसे कि भी वन नेशन वन इलेक्शन अगर कर दिया जाएगा तो किसका व्यवस्था हो गया? वो एकात्मक का है, आधार कार्ड एकात्मक, इस तरह का ये। ठीक है, तो एक बनाता है ये। ठीक, इसके साथ साथ इसमें क्या होता है? राज्यों के जो विधेयक होते हैं,
राज्यों के विधेयकों पर, राज्यों के विधेयकों पर राज्य के विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना, आरक्षित करना। ठीक, ऐसा होता है ये। राज्यसभा राज्यों के जो विधेयक होते हैं उनको जब सदन से पारित हो जाता है तो राज्यपाल के पास भेजते हैं, मगर राज्यपाल कभी कभी जो है उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। ये तो भी क्या है, इंटरफेयर होता है ये। इस प्रकार से क्या है, तो वहां भी किसकी विशेषता होती है, एकात्मक शासन की व्यवस्था की है। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो गया, ये क्या हुआ, एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता हो गई है। क्लियर है ये? हो गया? ठीक है, अब उसके बाद अगला जो है, अब इसके बाद जो अगला है वहां है दूसरा टॉपिक है, वहां है संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। दूसरा क्या है, संसदीय और अध्यात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, ये पीडीएफ ग्रुप में डला हुआ है रेडी, वहां से लिख भी सकते हैं डायरेक्टली ये। ठीक है, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं संसदीय व्यवस्था, और दूसरा क्या है, अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था। तो ये संसदीय व्यवस्था जो है कहां पर है, भारत में है, ब्रिटेन में है। संसदीय व्यवस्था हमने लिए कहां से है, ब्रिटेन से लिए हुए हैं, जबकि अध्यक्षात्मक व्यवस्था कहां पर से है, वो अमेरिका में है। जिनको अध्यात्मक व्यवस्था को राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था भी कहते हैं। ऐसा ही व्यवस्था है एक्चुअल में। ठीक है, इसको पीडीएफ से लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, अब इसमें जो है दो बातें हैं, एक साथ समझना है हमें, दो बातें। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, अध्यक्षात्मक व्यवस्था। ठीक है, तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि कार्यपालिका में ही पूरी शक्ति, कार्यपालिका मतलब कार्यपालिका में केवल और केवल एक प्रमुख होगा अध्यक्षात्मक व्यवस्था में। जैसे कि कहां पर, अमेरिका में। तो अमेरिका में जो है केवल राष्ट्रपति ही है, कार्यपालिका की पूरी शक्ति किसकी में निहित है, केवल राष्ट्रपति में। ठीक है, मगर भारत में किस प्रकार की स्थिति है, संसदीय शासन की व्यवस्था है। तो संसदीय शासन की व्यवस्था में जो है कार्यपालिका जो है दो होते हैं। कार्यपालिका के मुखिया कौन है, दो है। एक संवैधानिक मुखिया है जो नाम मात्र का है, जबकि दूसरा क्या है, वास्तविक मुखिया है। नाम मात्र का मुखिया कौन है, राष्ट्रपति, जबकि वास्तविक मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार की व्यवस्था किसमें होती है, संसदीय सरकार की व्यवस्था में होती है। समझ आ रहा है ना, ये इस प्रकार की व्यवस्था किसमें, संसदीय। और इसमें जो है अध्यक्षात्मक में क्या होता है, केवल और केवल एक ही होता है। ये संसदीय शासन की व्यवस्था में जो है तो क्या होगा, सरकार जो होती है वो सरकार केंद्र के स्तर में भी सरकार, तो हमारे यहाँ क्या है, संसदीय शासन की व्यवस्था जो है केंद्र के स्तर में भी है और साथ में क्या है, राज्य के स्तर में भी है। दोनों स्तर पर, केंद्र के स्तर में भी अगर देखें तो अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75, केंद्र के स्तर में अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75। तो अनुच्छेद 74 में क्या है, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसके मुखिया कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति जो है, कार्यपालिका की जो शक्ति है वो किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित है, मगर उस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करेगा, मंत्रिपरिषद की सहायता से और सलाह से।
ठीक है, इस प्रकार से क्या हुआ, और ये जो मंत्रिपरिषद है, ये जो मंत्रिपरिषद है अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत, अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत ये जो मंत्रिपरिषद है, ये मंत्रिपरिषद जो है वहां लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये संसद के प्रति उत्तरदायी हुआ। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होने का मतलब ये हुआ कि कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका जो है वहां संसद के प्रति उत्तरदायी होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो संसदीय शासन की जो व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि अध्यक्षात्मक शासन की जो व्यवस्था है उसमें ये कार्यपालिका जो विधायिका है उनके प्रति उत्तरदायी नहीं होते। अंतर समझ में आया दोनों में? ये कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल इतना ही है। ठीक है, यहां पर जो है पूरी शक्ति जो है केवल एक ही कार्यपालिका प्रमुख है जिनको राष्ट्रपति कहते हैं, जैसे कि अमेरिका में है उसमें निहित होता है। ये वास्तविक शक्ति का प्रयोग उसमें निहित है और वही करता है, जबकि भारत में जो संसदीय शासन की व्यवस्था है उसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, तो राज्य स्तर में जो है अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 163 है। ठीक है, जिनमें राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए क्या होता है, एक मंत्रिपरिषद होता है। ठीक है, और अनुच्छेद 64 के अकॉर्डिंग वो जो मंत्रिपरिषद है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक, इस प्रकार से क्या हुआ, ये अध्यक्षात्मक व्यवस्था और दूसरा क्या हुआ, संसदीय व्यवस्था। कॉन्सेप्चुअली इसमें ये। ठीक, अब इसकी जो है विशेषताएं, इनकी जो है विशेषताएं, संसदीय सरकार की व्यवस्था और ये अध्यक्षात्मक सरकार की व्यवस्था। ठीक है, तो संसदीय सरकार की व्यवस्था में जो है एक नाम मात्र का या फिर नामित और वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख। ठीक है, तो दो कार्यपालिका प्रमुख हो गया, एक नाम मात्रक हो गया और दूसरा क्या हो गया, वास्तविक। मतलब क्या होता है, इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है। मतलब क्या होता है, इसमें दोहरी कार्यपालिका। जबकि इस तरफ अध्यक्षात्मक जो सरकार की जो व्यवस्था है उसमें क्या होता है, एकल कार्यपालिका। समझ में आ रहा होगा अब ये दोनों क्या होता है, एकल कार्यपालिका। उसके बाद संसदीय सरकार की जो व्यवस्था होती है उनमें बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है, जैसे अभी वर्तमान में है हमारे पास में, और हमेशा वैसे ही होता है। जिनको ज्यादा बहुमत प्राप्त होगा उनका ही जो है शासन होगा। ठीक है, जबकि यहां अमेरिका में या फिर जो राष्ट्रपति जो शासन की व्यवस्था होती है, ठीक है, एक तो होता है इसमें कि इसमें जो है एकल क्या है, कार्यपालिका है। ठीक है, मगर यहां पर क्या होता है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन और जो विधायिका का जो निर्वाचन दोनों अलग अलग होता है। दोनों क्या होता है, अलग अलग होता है। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन अलग और विधायिका के प्रति निर्वाचन, विधायिका का निर्वाचन क्या है, उनका भी अलग। और ये जो राष्ट्रपति है ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। समझ रहे हैं? ठीक है, मतलब यहां जो राष्ट्रपति है उनको विधायिका में अपनी बहुमत सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। समझा ना? ये कहां पर की राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था में। जबकि जो है जो संसदीय सरकार की व्यवस्था है उनमें सरकार कौन बनाएगा, सरकार कौन बनाएगा, जिनको संसद में मतलब लोकसभा में बहुमत प्राप्त, बहुमत यह भी जो है अधिक मत प्राप्त हो। तो शासन किसका होता है, बहुमत प्राप्त दल का। ठीक है, बहुमत प्राप्त मतलब क्या, जैसे कि वर्तमान में 543 है तो उसका बहुमत कितना चाहिए होता है, 272। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जैसे कि वर्तमान में अगर इस तरफ जो सरकार में जो है जिस पार्टी का है तो वो पूरे गठबंधन मिलाकर कम से कम कितना आना चाहिए, 272। ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं, जो संसदीय सरकार की व्यवस्था है उनमें बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है। और इस बहुमत प्राप्त दल के शासन है उसमें देखिए विधायिका का हिस्सा कौन होता है, कार्यपालिका। समझ में आ रहा होगा? ये प्रधानमंत्री जो है एक विधायक सांसद है, मगर साथ में क्या है, वो प्रधानमंत्री भी है। मतलब जो मंत्री है वो पहले एक सांसद है फिर मंत्री, मतलब वो विधायिका का भी हिस्सा है और कार्यपालिका का हिस्सा। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, दोहरी सदस्यता होती है। इसमें क्या होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, और यहां पर कोई सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। ये ठीक है, यहां पर क्या है, कोई सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। एग्जैक्टली जो है वो जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था में वो विधायक के प्रति उत्तरदायी होते ही नहीं है। जबकि संसदीय शासन की व्यवस्था में क्या होता है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से
किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये क्या हो गया उनकी तीसरी विशेषता। उसके बाद फिर जो है अगली, संसदीय शासन की व्यवस्था में जो है राजनीतिक एकरूपता होती है। उसमें क्या होती है? राजनीतिक एकरूपता होती है। राजनीतिक एकरूपता का मतलब यह है कि मंत्री जितने भी लोग बनते हैं, मंत्री परिषद जितने भी मेंबर होते हैं, उनका जो राजनीतिक विचारधारा जो है लगभग एक होता है। उनकी राजनीतिक विचारधारा क्या है? लगभग एक होता है। ठीक है, तो अभी जैसे जितनी मंत्री परिषद जो मंत्री है उस सबकी क्या है? राजनीतिक विचारधारा क्या है? एक है, लगभग एक है। ठीक है, अब जैसे कि अभी इस बार क्या है, गठबंधन की सरकार बनी है, उसमें क्या है? राजनीतिक विचारधारा तो अभी भी क्या है? एक ही है ना, तभी गठबंधन किए हैं। ठीक है, जबकि यहां पर राजनीतिक एकरूपता नहीं होता है ये। ठीक है, संसदीय शासन की व्यवस्था में क्या होता है? दोहरी सदस्यता होता है। जैसे कि मैंने बताया कि एक मंत्री जो है कार्यपालिका भी हिस्सा होता है और साथ में वहां विधायिका के भी हिस्सा होता है ये। ठीक है, जबकि यहां पर क्या होता है? एकल सदस्यता होता है, केवल और केवल कार्यपालिका का हिस्सा हो सकता है। केवल और केवल क्या है? कार्यपालिका का हिस्सा हो सकता है। यहां पर जो है संसदीय शासन व्यवस्था में जो है प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, जबकि यहां पर नियंत्रण किसका होता है? राष्ट्रपति का। ठीक है, नियंत्रण किसका होता है? राष्ट्रपति का। संसदीय शासन की व्यवस्था में जो है जो निचला सदन होता है, तो क्या होता है? निचला सदन। निचला सदन का मतलब क्या हुआ? लोकसभा। निचला सदन का मतलब क्या होता है? लोकसभा। उनका विघटन हो जाता है, उनका विघटन हो सकता है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता पर, सलाह पर। विघटन कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। मतलब निचला सदन को विघटित किया जा सकता है। यह निचला सदन को विघटित करने मतलब क्या हुआ? लोकसभा को विघटित करना। जबकि यहां पर, यहां जो सीनेट है, इनका निचला सदन है अमेरिका का। ठीक है, सीनेट जो है उस निचले सदन का विघटन नहीं होता। ठीक, इसके साथ साथ यहां संसदीय जो व्यवस्था होती है उनमें जो है जो मंत्री जो है वो पद की गोपनीयता का शपथ लेता है। जबकि इस तरफ अमेरिका में या फिर जो अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था है उसमें से पद की गोपनीयता की कोई व्यवस्था नहीं होती है। पद की गोपनीयता की व्यवस्था का मतलब, पद की गोपनीयता के सिद्धांत का मतलब क्या हुआ कि कोई मंत्री पद धारण करने से पहले एक तो पद का शपथ लेगा और दूसरा क्या है? पद की गोपनीयता का भी शपथ लेगा कि वो उनके समक्ष जो भी नीति आएगा, जब तक वो मंत्री है, वो नीति या कोई कार्यक्रम या जो भी कार्य योजना है, ठीक है, उसकी सूचना जो है वह किसी और को नहीं देगा, उसको वहां गुप्त रखेगा। इसकी वो शपथ लेता है। ये इसी को बोलते हैं पद की गोपनीयता का सिद्धांत। ठीक है, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से क्या हुआ? संसदीय शासन की व्यवस्था और ये अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था। क्लियर यहां तक ये? ठीक, इसको पीडीएफ भेज दूंगा, पीडीएफ तो दोनों भेजूंगा मैं, मतलब नोट डाउन कर लेंगे आप लोग वो। ठीक है, तो ये कहां तक हो गया? संसदीय सरकार की व्यवस्था और अध्यक्षात्मक सरकार की व्यवस्था। ठीक, आगे बढ़े। और अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग किसमें? भाग 5 में। भाग 5 में क्या है? संघ। भाग 5 में क्या हो गया? संघ। अब संघ में जो है सबसे पहले क्या है? कार्यपालिका है। सबसे पहले क्या है? कार्यपालिका। तो कार्यपालिका से शुरू करेंगे एक्चुअल में हम लोग। कहां शुरू करेंगे हम लोग? कार्यपालिका से। ठीक है, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? भाग 5। और भाग 5 में क्या है? संघ है ये। ठीक है, तो इसमें एग्जैक्टली क्या है? इसमें अनुच्छेद कहां से है? अनुच्छेद 52 से, हाँ, अनुच्छेद 151 तक ये प्रावधान है। ये इसमें क्या है?
अनुच्छेद 52 से लेकर कहां तक है? अनुच्छेद 51 तक। ठीक, अब इसमें एक्चुअल में क्या क्या है? इसमें क्या क्या है? क्या क्या है इसमें? कार्यपालिका और संसद कहा जाए, जो हमारी विधायिका है। और तीसरा क्या है? न्यायपालिका। तीसरा क्या है? न्यायपालिका। ठीक है, तो कार्यपालिका, तो कार्यपालिका का मतलब क्या हुआ? अनुच्छेद 52 से लेकर के जो है 52 से 78 तक, और संसद जो है अनुच्छेद 78 से 123 तक। और न्यायपालिका का मतलब क्या हुआ? अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद कहां तक हुआ? 137, 151, नहीं 151 ओवरऑल में ये न्यायपालिका है। और इसके बाद इसमें और जोड़ देता हूं नियंत्रक और महालेखा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर के अनुच्छेद 124 से लेकर जो है 147 तक, 147 तक। ठीक, ये किसका हो गया? न्यायपालिका का। और इसके लिए यहां पर क्या है? अनुच्छेद 148 से जो है कहां पर है? अनुच्छेद 151 तक। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था है। ठीक, आगे बढ़े। अब इसमें जो है इंपॉर्टेंट, अब इसमें क्या है? सीधा हम कहां पढ़ रहे हैं? कार्यपालिका को। वो अब किसको डिस्कस कर रहे हैं? कार्यपालिका, मतलब किसकी? हम संघ की कार्यपालिका की बात कर रहे हैं ना। अब इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं किसके? कार्यपालिका। किसको डिस्कस कर रहा हूं मैं? कार्यपालिका। अब कार्यपालिका में सबसे पहले तो यह जानना है कि कार्यपालिका में जो सम्मिलित होते हैं, कार्यपालिका में जो जो सम्मिलित होते हैं, तो संघ की जो कार्यपालिका, किसको ऐसा कहा गया है? इसको मैं यहां पर ले रहा हूं मैं, संघ की कार्यपालिका। तो संघ की कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित होता है? सबसे पहले कौन सम्मिलित होता है इसमें? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। इसको ऐसा लिखते हैं, इसको यहां ना लिख करके, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। और कौन है? मंत्री परिषद। और कौन सा है? मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिपरिषद में सभी, ठीक है, मतलब इसमें प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री। ठीक है, और उसके बाद फिर इसमें और कौन है? महान्यायवादी। इसमें क्या है? महान्यायवादी। तो ये क्या होता है? कार्यपालिका का हिस्सा होता है। ये किसका हिस्सा हुआ? कार्यपालिका का। समझ में आ रहा है नहीं ये? ठीक है, तो संघ की कार्यपालिका मतलब कौन कौन सा हो गया? संघ की कार्यपालिका मतलब कौन कौन हो गया? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री और महान्यायवादी। ये क्या होता है? संघ की कार्यपालिका है। प्रश्न अगर पूछेंगे इनमें से नाम दे देगा लिस्ट में से, ये नंबर 1, नंबर 2, 3 करके पूछेगा उपर्युक्त में से संघ की कार्यपालिका में निम्नलिखित में से कौन कौन सम्मिलित होते हैं। ठीक है, कौन सम्मिलित नहीं होते हैं। इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ये समझ आ रहा है ना? ये ऐसे ही है। आगे बढ़ जाऊं मैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर आगे बढ़ रहा हूं मैं किसमें? तो पहले मैं किसको डिस्कस कर रहा हूं?
संघ की कार्यपालिका में। तो संघ की कार्यपालिका का जो मुख्य जो काम होता है, संघ की कार्यपालिका का मुख्य कार्य, तो कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या होगा? संघ का शासन करना। संघ का शासन, संघ का शासन मतलब क्या है? संघ के जो कानून है उनको लागू करेगा। ये क्या करेगा? संघ के कानूनों का क्रियान्वयन। ठीक है, संघ के कानून का क्या करेगा? क्रियान्वयन करेगा। ये उसको सरल भाषा में कर देता हूं। और संघ के कानून को लागू करना, ये सब किसका काम है? संघ का काम। किसका काम है? ये कार्यपालिका का। ठीक है, ये कार्यपालिका एक्चुअल में क्या है? निर्णय लेते हैं। ये कार्यपालिका मतलब मंत्री परिषद क्या करता है? इनमें मंत्री परिषद जो है, मंत्री परिषद निर्णय लेते हैं। निर्णय लेने वाले एजेंसी है। ठीक है, मंत्री निर्णय कौन लेता है? मंत्री परिषद लेता है। तो जो निर्णय लेने वाली जो एजेंसी होती है वहां है भारत की सरकार। वहां है भारत की सरकार। तो भारत की सरकार का मतलब क्या हुआ? जो मंत्री परिषद निर्णय लेता है। जो मंत्री परिषद जो है निर्णय लेता है। तो जो मंत्री परिषद जो निर्णय लेता है वो क्या कहलाता है? भारत की सरकार। तो भारत की सरकार करता क्या है? कानून को लागू करता है। कौन से कानून को? संघ के कानून को। वो क्लियर है? ये आगे बढ़ू मैं? ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो अब इसमें चलते हैं सीधे किसमें? राष्ट्रपति। अब किसमें चल रहे हैं हम लोग? राष्ट्रपति। तो सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूं मैं? नहीं, तो किसकी बात कर रहा हूं? राष्ट्रपति के बारे में। ये तो राष्ट्रपति के बारे में इनमें जो है संविधान में प्रावधान, इनमें जो है संविधान में जो प्रावधान है, ये तो संविधान में प्रावधान कहां पर है? संविधान में संबंधित प्रावधान कहां पर है? अनुच्छेद 52 से लेकर के, किसमें है? अनुच्छेद 52 से लेकर के, अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद अनुच्छेद 52 से लेकर के जो है अनुच्छेद 62 तक कहा जाए। अनुच्छेद 62 तक। हालांकि अनुच्छेद 72 में भी प्रावधान है। हालांकि अनुच्छेद 72 में भी प्रावधान है। ये अनुच्छेद 72 भी है। ठीक है, और भी कई अनुच्छेद है, मैं अगर मुख्य रूप से जो बात कर रहा हूं उसमें इतना। ठीक है, आगे बढ़िए इसमें। ठीक है, अब इसमें जो है राष्ट्रपति की जो स्थिति है, पहले जो बातें कर रहा हूं इसमें, पहले जो बात कर रहा हूं क्या है? राष्ट्रपति की स्थिति। राष्ट्रपति की जो स्थिति है, तो राष्ट्रपति की जो स्थिति है, दो प्रकार की स्थिति है। भारत राज्यों का संघ है जिसके प्रमुख, जिसके अध्यक्ष मतलब राष्ट्राध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति, ये उनकी पहली स्थिति है। राष्ट्रपति क्या है? एक राष्ट्राध्यक्ष है। ये राष्ट्र का प्रमुख है। ये क्लियर है? आता है ये? ठीक है। दूसरी स्थिति,
दूसरी स्थिति, यहां जो राष्ट्रपति है वहां संसद का अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति संसद का अंग होने के नाते, ठीक है, क्योंकि इस भारत, इसका ऐसा कहा जाए इनको, ठीक है, भारत राज्यों का संघ हो गया, तो भारत राज्यों का जो संघ है, तो भारत संघ की विधायिका, भारत संघ की विधायिका कौन? संसद। भारत संघ की विधायिका क्या बोलते हैं? संसद। इस संसद की अध्यक्षता, संसद की अध्यक्षता या फिर उनका नेतृत्व कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, मतलब जानते हैं इसमें संसद किससे मिलकर बनता है? संसद मतलब क्या? इसमें राष्ट्रपति और इस तरफ राज्यसभा, पहले तो हूं राज्यसभा, और दूसरा क्या है? लोकसभा। तो नेतृत्व तो किसका होता है? राष्ट्रपति का, और उसमें लोकसभा और साथ में क्या होता है? राज्यसभा। इस तरह से ये दो स्थिति हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे ले रहा हूं मैं, फिर से आगे ले लूं, हो गया? ठीक है, तो एक विधायिका हो गया, दूसरा राष्ट्राध्यक्ष के रूप में, अब तीसरा ले रहा हूं वह कार्यपालिका के परिप्रेक्ष्य में ले रहा हूं। वहां तीसरा क्या है? परिप्रेक्ष्य में गए। तो राष्ट्रपति या फिर संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, संघ की कार्यपालिका शक्ति वहां राष्ट्रपति में निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। इसका मतलब यह है कि कार्यपालिका का जो प्रमुख है संघ का, इसका मतलब यह भी हुआ कि संघ की कार्यपालिका के प्रमुख, संघ की कार्यपालिका के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। समझ रहे ना? ये संघ की कार्यपालिका प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, इनके साथ साथ संघ के सभी नाम, संघ के सभी कार्य, मतलब संघ के कार्यपालिका के सभी कार्य, संघ के कार्यपालिका के सभी कार्य यहां जो है राष्ट्रपति के नाम से, राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका का मुख्य कौन है? राष्ट्रपति है। इसी वजह से इनके साथ साथ जो है ये जो राष्ट्रपति होता है, यह जो राष्ट्रपति है उसको ऐसे कहा जाए भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति यहां तीनों सेनाओं का राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है।
तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है। इनके साथ साथ ये राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है। ठीक, इतनी स्थिति होती है। एग्जाम में ये सब पूछते हैं, एग्जाम में सब यही पूछते हैं ये। आगे बढ़े, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं इनमें। वहां है राष्ट्रपति का निर्वाचन। वहां क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। हम किसकी बात कर रहे हैं? राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा अनुच्छेद भी देख लेते हैं पहले। ये यहीं पर जो है इसमें अनुच्छेद है, उसमें यहां से इसमें जो है तो किसकी बात कर रहा हूं मैं? राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 52 से 62 तक। ठीक है, तो इसमें जो है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 में क्या है कि भारत के एक राष्ट्रपति होगा। पहली बातें हैं ये, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, पहली बातें हैं ये। ठीक है, अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगे। संघ की कार्यपालिक शक्ति किसमें? राष्ट्रपति में निहित होंगे। ठीक है, ये पहली बात है इनमें से ये। इसमें क्या है? संघ की भी, उसमें ऐसा भी कहा जा सकता है कि इसमें क्या दिया है एक्चुअल में? ये संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में है। ठीक है, उसके बाद इसी में जो है अनुच्छेद 54, इसमें क्या है? अनुच्छेद 54। तो अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन है। इसमें क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन है ये। ठीक है, अनुच्छेद 55, 55 में क्या है? राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 55, इसमें क्या है? राष्ट्रपति का पदावधि। पदावधि मतलब क्या हुआ? कितने अवधि तक वहां अपने पद में बने रहेंगे। ये हो गया 56। 57, 57 में क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है, अनुच्छेद 57, तो इसमें क्या है? एक बार राष्ट्रपति बन गए तो दोबारा बन सकते हैं। तो राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन,
पुनर्निर्वाचन, इससे संबंधित है ये। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद अनुच्छेद 58। ठीक है, तो अनुच्छेद 58 में जो है क्या है, राष्ट्रपति की निर्वाचित होने के लिए क्या है, अर्हताएं मतलब योग्यता। राष्ट्रपति के लिए योग्यता। ठीक है, अब उसके बाद मैं यही साइड में लिख दे रहा हूं इस तरफ। ठीक है, वहां है अनुच्छेद 59 अनुच्छेद 59 में क्या है, अच्छा है, छूट गया, नंबर आगे पीछे हो गई ना, नंबरिंग नहीं, अनुच्छेद है। तो 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, 55 में राष्ट्रपति की पदावधि। उसके बाद क्या छूट गया, शर्त छूट गया है, उल्टा हो गया थोड़ा सा ना। हाँ, निर्वाचन की रीति है ये। तो इसमें एग्जैक्टली इनको कहा जाए तो हम यहां पर बीच में लिख देता हूं, एक शर्त भी छूटा है क्या इसमें? शर्त उधर है ना। ठीक है ठीक है, तो एक छूट गया इसमें ये, तो उसका आगे बढ़ जाएगा ये। तो इनको जो है निर्वाचन, और यहां पर है अनुच्छेद 55। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाएगा, ऐसा ही हो ना। ठीक है, तो इसमें क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति एक छूट गया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 56, और फिर ये 57। ठीक है, और उसके बाद क्या है 58, 59 में क्या है इनका, शर्तें। राष्ट्रपति के लिए क्या है, शर्तें। इनके लिए इसमें क्या है, शर्तें। और उसके बाद फिर जो है अनुच्छेद 60। तो अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति का शपथ। राष्ट्रपति की क्या है, शपथ। और अनुच्छेद 61, इसमें क्या है, महा अभियोग। मतलब राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या है इसमें, महाअभियोग है। ठीक है, राष्ट्रपति पर पूरा शब्द एक शब्द लिखता हूं मैं, राष्ट्रपति पर महा अभियोग चलाने की प्रक्रिया है। ठीक है, और उसके बाद फिर एक अनुच्छेद है, कौन सा है, अनुच्छेद 62। ठीक है, अनुच्छेद 62 में जो है राष्ट्रपति के पद जब रिक्त होता है, उनको भरने के लिए जो है, जो निर्वाचन कराने की जो अवधि है, ठीक है, और साथ में जो व्यक्ति जो 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 राष्ट्रपति का पद धारण करेगा, ठीक है, मतलब उसमें क्या है, आकस्मिक रूप से, एक तो पहला क्या हुआ कि राष्ट्रपति का पद जब रिक्त हो जाएगा, मतलब पद रिक्त होगा, तो उसको भरने के लिए, मतलब नए राष्ट्रपति चुनने के लिए, तो उसके लिए जो निर्वाचन की जो समय है, ठीक है, ये किस में है, अनुच्छेद 62 में। आगे बात कर रहा हूं मैं ना ये। ठीक है, मगर अनुच्छेद 62 में और भी प्रावधान, दो प्रावधान है एक्चुअल में उसमें। दूसरा क्या है, जो आकस्मिक रूप से अगर मान लो रिक्त हो गया, आकस्मिक रूप से रिक्त मतलब क्या हुआ कि किसी वजह से भी जो है राष्ट्रपति का पद जो है आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाता है ये। ठीक है, तो उस समय जो है कितने अवधि में हमें निर्वाचन करवा लेना है, समझ पा रहे ना, ये कितने अवधि में निर्वाचन करवा लेना है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये अनुच्छेद 52 से लेकर कहां तक हुआ, 62। ठीक है, यहां तक ये 62 तक ये। ठीक है, 62 भी लिख दूं क्या मैं? ठीक है, अनुच्छेद 62 में ये। ठीक है, इसको ऐसा लिखा जाए,
अनुच्छेद 62 को ऐसे लिखा जाए, इसमें राष्ट्रपति के पद में रिक्त भरने के लिए निर्वाचन का समय, ठीक है, दो स्थिति है, इसमें दो बातें कह रहा है। इसमें राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने पर राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर निर्वाचन की, क्या एग्जेक्टिव पढ़ रहे हाथ में आ रहा है, विश हो रहा है यहां पर से, क्या है, राष्ट्रपति के पद रिक्त भरने के लिए निर्वाचन का समय। तो राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर निर्वाचन का समय, उनकी निर्वाचन का समय, ठीक है, ये पहली बात हुआ। अब दूसरी बात इसमें क्या है, जो आकस्मिक रूप से राष्ट्रपति के पद ग्रहण करता है, ये यही हुआ ना। आकस्मिक रूप से मतलब जैसे कि राष्ट्रपति अगर किसी वजह से भी अगर मान लो वहां अपने कर्तव्यों का निर्वहन, राष्ट्रपति के जो कार्य है उनको नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उनके स्थान पर जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति, ऐसे मान के चलो वो, ठीक है। तो जो कार्यवाही जो राष्ट्रपति होगा, ठीक है, या फिर जो है जो आकस्मिक रूप से रिक्त भरने के लिए जो निर्वाचित व्यक्ति कर दिए, जब चुनाव होंगे इसमें किसका चुनाव, राष्ट्रपति का, आकस्मिक रूप से जो है राष्ट्रपति के पद जो है रिक्त होने पर जो निर्वाचित जो राष्ट्रपति होगा, आकस्मिक रूप से राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर निर्वाचित राष्ट्रपति का उनका पदावधि मतलब कब तक की बात कर रहे हैं हम इसमें, उनकी कब तक बने रहेगा। तो कब तक बने रहते हैं वो, 5 वर्ष, जिस तारीख को शपथ देंगे वहां से लेकर कब तक, 5 वर्ष तक। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये अनुच्छेद 52 से लेकर जो है अनुच्छेद 62, ठीक है। अब कल जब बात करेंगे तब उसमें जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, ठीक है, बाकी करते हैं कल। थैंक यू।